कहा जाता है कि जिस दिन प्रभु राम इक्कीस 22 साल के थे और इतना बड़ा किरदार हमें दे दिया गया था और हमारा पहला शो था। ऐसा भी नहीं था कि हमने बहुत काम किया और उसके बाद ऐसा किरदार करने को मिला। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी हमारे सर पे और बहुत प्रेशर भी था क्योंकि उससे पहले रामायण जो सागर आर्ट्स ने ही बनाया था, तो उसके उनके किरदार, उनके एक्टर्स बहुत ही फेमस थे और तब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि रास्ते बंद हो जाते थे। तो उतना प्रेशर था और लोग बोल रहे थे हम दोनों को बार-बार कॉल करके कि अच्छे से करना, अच्छे से करना, तो बहुत प्रेशर महसूस कर पा रहे थे। बट कहते हैं कि जब प्रेशर होता है तब आप कभी-कभी बहुत अच्छा कर जाते हो। बेस्ट निकलता है बेस्ट निकलता है। तो आई थिंक और लकीली आपको बहुत कम लोगों को पता है। इनफैक्ट सब लोग सोचते हैं कि हम रामायण के सेट पे मिले और फिर राम और सीता की जोड़ी एक्चुअली में बन गई। एक्चुअली हम राम और सीता बनने से पहले एक दूसरे को डेट ही कर रहे थे। ओके। तो हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। मैं ऑडिशन के लिए गया और देवीना को मैंने भेजा, दोनों सेलेक्ट हो गए। तो आई थिंक एक कंफर्ट भी था कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और ऐसा किरदार करने को मिला था, पहला काम था, तो वी हैव जस्ट गिवन 200%। जी, देवीना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस शो के दौरान? मेरा शूट एक्चुअली थोड़े दिन बाद स्टार्ट हुआ था, गुरमीत के शूट के थोड़े दिन के बाद। तो ऑब्वियसली राम इंट्रोड्यूस पहले हुए थे, उसके बाद सीता। तो जब तक मैं शूट करने पहुंची बड़ौदा, तब तक मुझे ऑलरेडी मतलब सब लोगों ने मीटिंग करके बोला कि जिस दिन से गुरमीत का शूट स्टार्ट हुआ या टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ, एक सेकंड में ही वाज एक्सेप्टेड एज द न्यू एज लॉर्ड राम। न्यूली आई मीन जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करते हैं, हम भी एक ही जगह तो रहते नहीं हैं, हम भी इवॉल्व करते हैं, कल से बेहतर होते हैं। बिल्कुल उस तरीके से गुरमीत गेव एन इमेज ऑफ एन इवॉल्व लॉर्ड राम, अ राम विथ सिक्स पैक, अ राम हु इज़ वॉरियर राम। एंड मतलब भगवान सोचते, हम सोचते भगवान बहुत कोमल और ऐसे ही होते, मतलब जिस तरीके से अरुण गोविल जी ने पोर्ट्रे किया था। लेकिन जिस तरीके से गुरमीत ने पोर्ट्रे किया, इट वॉज अ यंगर वॉरियर वर्जन ऑफ लॉर्ड राम। एंड ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस भी 20 साल के बाद इवॉल्व हो चुकी थी, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लिया था। सो देयर वाज अ प्रेशर एडेड ऑन मी दैट गुरमीत इज इमीडिएटली एक्सेप्टेड एज द न्यू एज लॉर्ड राम, सो यू विल हैव टू वर्क टेनफोल्ड हार्डर। एक तो प्रेशर पहले ही था कि वी आर डूइंग रामायण, उसके बाद ये प्रेशर आ गया था कि इनको तो ऑडियंस ने डे 1 से एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरा शूट शुरू होने जा रहा है, विच वॉज एटलीस्ट 20 days आफ्टर। तो मेरे ऊपर वो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था कि ओ माई गॉड, आई विल हैव टू परफॉर्म। हाँ, एग्जैक्टली। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक जब प्रेशर, लोग जो गुरमीत ने भी बोला कि जब प्रेशर सर पे आता है तो तब आप
कहीं मतलब एक सचेतन जाग उठता है, सचेत आपका जाग उठता है कि नहीं मुझे करना है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है पूरा शो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट, हमारे ऊपर डिपेंडेंट था पूरा चैनल। आई मीन चैनल का ड्राइवर शो था रामायण। तो इतनी मतलब छोटे उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कंधे पे डाल दिया जाए तो ही इंसान वो एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल करता है, मुझे लगता है। तो हम लोग भी मुझे लगता है हम लोग घुस चुके थे, वो जो 2 साल हम लोग बड़ौदा में थे, हमारे पास एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं था लाइफ में एंटरटेन होने के लिए या डाइवर्ट होने के लिए मन को। सो वी वर कम्प्लीटली देयर इन रामायण, घुसे हुए थे राम और सीता के किरदार में कहीं ना कहीं। और ये मदद भी हो गया था एक्चुअली, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। दूसरा ये था कि हम दोनों साथ में थे, सो वी वर गिविंग स्ट्रेंथ टू ईच अदर एंड मोटिवेशन टू ईच अदर। कि ऐसा नहीं था कि चलो तुम वो भी हार्डवर्क करे मैं भी हार्डवर्क करूँ, अपने आप को प्रूव करने का जुनून था, एक जज्बा था। तो और एक इनोसेंस था जो मुझे लगता है कि एक खाली स्लेट की तरह होता है। एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर को अगर एक ऐसे भारी भरकम किरदार करने को दिया जाए तो अपना पुराने एक्सपीरियंसेस उसमें डालेंगे, लेकिन हम लोग एकदम नए थे। हम लोग बस एकदम मतलब हम जो जिस तरीके से दिल को छू रहा था वो लाइन, जिस तरीके से दिल को छू रहा था उस टाइप का वो सिचुएशन हम उसी तरीके से कर रहे थे। सो इनोसेंस विद अ लॉट ऑफ ड्राइव एंड हार्ड वर्क एंड द पैशन टू प्रूव वन सेल्फ एंड being with time, everything together clubbed in made our रामायण। अभी मैं दिवाली के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे दिवाली का फेस्टिवल आपके लिए क्या महत्व रखता है, आप क्या सोचते हैं दिवाली के बारे में और कैसे आप अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? पहले हमारी दिवाली एक्चुअली 10-15 दिन से पहले से स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे बॉलीवुड में हमेशा एक इनफैक्ट 2-3 दिन के बाद तो तक पार्टी चलती है। दिवाली पार्टी जो होती है, इनफैक्ट वो पार्टी स्टार्ट भी हो गई है। और हम एक्चुअली आज सुबह हम प्लान कर रहे थे कि हमारे घर में कब दिवाली पार्टी हम करने वाले हैं, और लोगों के इनविटेशन आ जाते हैं बहुत पहले से, 10-15 दिन पहले से। तो दिवाली की जो शुरुआत है वो बहुत 10-15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है और दिवाली के बाद तक चलती रहती है। तो इनफैक्ट हम लोग मॉलडीव्स में थे और उसके बाद आने के बाद हमारे दिमाग में ये टेंशन है कि यार हमें बहुत लोगों के घर जाना है और हमारे घर में भी पार्टी रखनी है। तो दिवाली जो है वो कमाल की होती है और यहाँ पे तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, सब एक दूसरे के घर पे जाते हैं। तो आप दिवाली बोलते हैं मेरे दिमाग में तो आता है काली पूजा, बिकॉज आई एम अ बंगाली और हम लोग बचपन से काली पूजा ही सेलिब्रेट करते थे। उस दिन मतलब दुर्गा पूजा के बाद ही पंडाल में वापस माता काली की मूर्ति आ जाती थी। मुझे बचपन की याद जुड़ी है, दादाजी सबके लिए बैग भर के पटाखे लेकर आते थे तो मैं फोड़ती थी। एक बार फुलझड़ी सोच के मैंने कुछ और फोड़ दिया था जो मेरे हाथ ही में फूट गया था। उसके बाद से मुझे तो मतलब आतंक ही हो गया कि मुझे पटाखे ही फोड़ने नहीं, अभी तक पटाखे फोड़ने नहीं देती है अभी तक। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस, सिमिलरली आई हैड माइन, बिकॉज मुझे पटाखों से पर्सनल रीजंस हो गया है डरने का। अदरवाइज़ लोग फोड़ते हैं, पर अभी जो सीन है कि टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट दैट पटाखे हम लोग नहीं फोड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन। तो हम लोग आजकल तो फोड़ते नहीं हैं, पर फोड़ते हुए देखते हैं, शायद बहुत कम भी हो गया है। अभी टाइमिंग का भी होता है, शायद 10 बजे या 11 बजे के बाद। मेरे हिसाब से तो फोड़ना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं फोड़ना। किसी के हाथ में फूट गया आप मुझे देख के क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमको फोड़ना बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। तो देवीना, जैसे कि अभी आपने अपने दादाजी के बारे में जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मौका मिले अपनी दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल सीनियर सिटीजन्स के साथ, बुजुर्गों के साथ सेलिब्रेट करने का, तो वो कैसे आप लोग मनाना चाहेंगे? आई थिंक व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ सीनियर सिटीजन तो उन लोगों के चॉइसेस और उन लोगों की खुशी किसी और चीज़ में होता है रादर देन लाइक खुद खेलना या खुद नहीं करने से। उनके साथ हाँ, उनके सामने रह के अगर खुद खुश हो रहे तो मुझे लगता है उसमें उन लोगों की ज़्यादा खुशी होती है कि आपको वक्त दे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने काम में बिजी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उनके पास सब कुछ होता है लेकिन उनको अपने लोग अपने पास चाहिए होते हैं। वो जब साथ में सब होते हैं तो वो आई थिंक उनके लिए वो हर दिन दिवाली हो सकती है। और अगर मैं बात करूं आपके लोगों के पेरेंट्स की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, तो उनके साथ आप लोगों का रिलेशन कैसा है, किस तरह का बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं, किस तरह का इक्वेशन है वो हम जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहिए। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो अभी कोई नहीं रहे। आई मीन आई थिंक आई लॉस्ट माई नानी लास्ट ईयर।
तो आई मीन एज अ किड आई कैन से कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती थी जब स्कूल में जाके सुनती थी कि उनके दादाजी नहीं है, उनके कोई नहीं है। तो मैं बोलती मेरे तो सब लोग हैं, मेरे दादा दादी नाना नानी सब लोग हैं, एंड आई हैव स्पेंट अ वेरी गुड एंड मेमोरेबल टाइम विद देम। तो मतलब दादा दादी नाना नानी के साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। पर दादाजी को भी मैंने देखा हुआ है। हाँ जी हाँ हाँ, क्योंकि मेरे परदादा को भी मैंने देखा हुआ है, क्योंकि परदादा के सबसे बड़े बेटे थे मेरे दादाजी के सबसे बड़े बेटे थे मेरे पापा की सबसे बड़ी बेटी मैं। तो ऑब्वियसली मैंने देखा हुआ है। अगर मैं बहुत छोटी होती या हाँ तो मैं नहीं देखी होती, तो मैंने देखा हुआ है। तो आई हैव सीन एक्चुअली एवरीबडी, ऑल द सीनियर्स, मतलब ऑल सीनियर सिटीजन तो तब थे नहीं, लेकिन सारे जो मेरे फैमिली के एल्डर्स थे सबको मैंने देखा हुआ है, मिली हुई हूँ। सब मुझे जानते थे क्योंकि आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली इन माई जनरेशन। तो मैं बहुत खुशनसीब मानती थी और मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट्स आते थे, बहुत लाडली होती थी मैं। तो मैं बहुत वक्त बिताती भी थी। मैं दादाजी के तो बाल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं सजाती थी लिपस्टिक लगा के। हाँ, और फिर मेरे नाना जी को मैं ऐसे चोटी बांधती थी, 2 सो जाते थे और मैं कंघी करते करते जब नाना जी अचानक सुबह उठ के दूध लेके आ गए और नानी ने बोला ये क्या तुम्हारी तो चोटी बंधी हुई है। नाना जी को पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने रात को कंघी करते करते सुला दिया और फिर 2 चोटी बांध दिया। नाना जी वैसे ही चले गए सुबह दूध लाने और 2 चोटी बांध के, देखा भी नहीं क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सर पे 2 चोटी है। तो आई थिंक आई हैव ऑल दीज मेमोरीज। मेरे नाना जी गार्डनिंग करते थे, आलू, तो मैं जाके खींच के देखती थी अच्छा आलू हुआ है कि नहीं, अब फिर डाल देती थी अंदर ऐसे करके। घर होम गार्डन, इट वाज नॉट कि खेती बट होम गार्डन। द नाना जी जब दोबारा जाते थे और निकालते थे, बोलते अरे इसका ये तो सड़ क्यों गया, मतलब अजीब सा क्यों हो गया। और मैं चुपचाप देखती थी और बोलती मैं बहुत बदमाश होती थी, बहुत भयंकर। मैं तो इनकी कहानी तो मैंने सुनी, अभी कैलकाटा में गया हुआ था तो सब लोग यही बता रहे थे, इनके मामा भी। अच्छा, ये इतनी बदमाश होती थी। ओहो, बहुत ही ज़्यादा बदमाश होती थी। मतलब मेरे मम्मी पापा फिल्म देखने जाते थे, मुझे दादी के पास छोड़ के जाते थे, मैं दादी को तंग करके परेशान कर देती थी, मैं क्या बोलूँ। एक्चुअली हमारा जो बचपन है वो एक्चुअली नाना नानी दादा दादी के साथ ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि मॉम डैड बिजी होते थे और उनके साथ ज़्यादा, और एक्चुअली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनसे इतना प्यार मिलता है। क्योंकि जब आप अपने माता पिता के साथ होते हैं तो आप बदमाशी करते तो उनसे डांट पड़ जाती है कि ये मत करो, ये नहीं करो, लेकिन हाँ वो आपको इतना प्यार करते हैं और बदमाशी करे तो आपको बचा लेते हैं। आपकी भी कुछ मेमोरीज हैं बचपन की इस तरह की? बहुत मैं भी बहुत ही बदमाश होता था, लड़ाई झगड़े बचपन में करना। तो मेरी नानी ने मुझे एक्चुअली बड़ा किया है, उनसे बहुत ही लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार था नाना जी से। और मैं दादाजी को देख नहीं पाया, तो जब ये दादाजी के बारे में बता रही थी तो मुझे लग रहा था कि काश मैं अपने दादाजी को देख पाता, क्योंकि जिनके दादा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो आई थिंक वो बहुत ही लकी होते हैं। तो दादाजी की कमी हमेशा महसूस होती है कि वो उनका प्यार नहीं मुझे मिला, लेकिन बाकियों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। नानी हमेशा, क्योंकि मेरे डैड फौज में थे तो पोस्टिंग होती रहती थी और हमारी फैमिली साथ में भी डैड के साथ ही पोस्टिंग होती थी। तो मेरी नानी और नाना दादी ये आके हमारे साथ रहती थी, और जैसे जब मालूम होता था कि नानी आने वाली है, दादी आने वाली है, तो इतनी खुशी होती थी कि आप पढ़ाई से बच जाएंगे, पिटाई से बच जाएंगे। उनसे इतना प्यार मिलता था और बहुत सारी गिफ्ट्स आते थे, मिठाइयाँ घर पे बनती थी। आई थिंक वो दिन जो था वो आई थिंक दोबारा मिले तो कभी भूल नहीं सकते। हाँ, आई थिंक एक ही साल में इनके नाना जी, मेरे नाना जी और मेरी दादी सब एक ही साल में गुजर गए थे, 2007 में। तो 2007 के एंड में ही हम दोनों को रामायण हमने साइन किया था, 2008 से शुरुआत हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे सारे आशीर्वाद हमें देकर गए, और वो आशीर्वाद ने हम लोगों को ऐसा मतलब तेज़ गति एक ट्रेन में चढ़ा दिया जो कोई नहीं रोक सका। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ, आई मीन देयर यूनाइटेड ब्लेसिंग्स। जैसा भी आपने बीच में एज के बारे में भी बात की, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरे पास। कहा जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो आप लोग कितना एग्री करते हैं इस फ्रेज से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एज तो एज से कुछ लेना देना ही नहीं है।
जैसे आप कितने लोग हमसे अभी मिलते हैं, बोलते हैं यार आप तो मतलब बड़े होते ही नहीं, आप तो एज आपकी कम होती जाती है। तो आई थिंक आप एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ और काम कभी भी आपको जो पसंद आए। आई मीन यू नो देयर इज़ नो एज कि अगर मुझे इस एज पे या मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ या मुझे जिम करना है या जिमनास्टिक करना है या कुछ भी हो सकता है, आप किसी एज पे भी स्टार्ट कर सकते हो। देर इज़ नो एज लिमिट टू स्टार्ट समथिंग। मतलब जिस तरीके से दिखाते हैं कि आजकल एक मतलब बूढ़े इंसान भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा शरीर भी बहुत इंटेलिजेंट मशीन है। उसको आप किसी भी दिन मतलब किसी भी एज में आप सोच सकते हो कि मुझे आज से वर्कआउट करना है, मुझे आज से फिट होना है। आप जितना कर सकते हो उतना करते रहिए, आप खुद समझ में आ जाएगा मैं इससे ज़्यादा आज करने के लायक हूँ और उससे ज़्यादा आज करने के लायक हूँ, एंड योर फिटनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। आप फिट नहीं रहेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल सी द वर्ल्ड। किसी के मुख देख के या वो मुझे घुमाएंगे तो ही मैं हम घूम सकते, नहीं तो हम तो लायक ही। 24 घंटे में से आधा 40 मिनट आप अपने आपके लिए ज़रूर निकाल ही सकते हैं। हाँ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन जो हम बोलते हैं कि आप फिटनेस में आ जाओ। मैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने बाकायदा बोला है किस तरीके से मैंने मम्मी पापा को मोटिवेट किया है टू कीप फिट। बीमारी दूर होती है, आपको कोई बीमारी नहीं होती, अगर होती है वो ठीक हो जाती है जब आप जिम करते हैं। जब जिम आप करते हो तो आप फिर खाना भी करेक्ट खाने लगते हो, क्योंकि आपको पता है यार मैंने इतनी मेहनत की है तो खाना करेक्ट खाना भी बहुत, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और जब ये दो चीज़ें आप करते हो, खाना अच्छे टाइम पे और अच्छा खाते हो और जिम करते हो, तो आपका दिमाग भी बहुत फ्रेश होता है, आप अच्छा सोचते हो, आपकी पॉजिटिव लाइफ हो जाती है, हर चीज़ के नज़रिया बदल जाता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इतना इंटरकनेक्टेड है, तो आई थिंक आप 60 प्लस हो या 70 प्लस हो, आपको जिम योगा जो भी आपके लिए कंफर्ट। एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है जोड़ों का दर्द। बहुत दर्द है इसीलिए चल नहीं पा रहे। आप दर्द में थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करो तो धीरे धीरे वो दर्द कम हो जाएगा। फिजियोथेरेपी में भी बोलते हैं कि जहाँ पे मतलब आप थोड़ा जैसे वर्कआउट, हम अगर वर्कआउट करते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, बिल्कुल नहीं। मैं मम्मी को लेके जब जिम जाती हूँ, मम्मी बोले मुझे बहुत सांस फूल रहा है, तो मैंने मम्मी के सामने वर्कआउट करके दिखाया, मतलब सांस फूल के ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। वर्कआउट किसी के लिए भी करना इजी तो है नहीं, मैं कर रही हूँ मेरे लिए भी इजी नहीं है। हाँ, मैं दिखाती नहीं हूँ, ये दिखाते नहीं है, लेकिन वर्कआउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप उस बॉडी को एक डिफ़िकल्ट चीज़ों में ढाल रहे हो ताकि आप जब नॉर्मल चीज़ करो, नॉर्मल चीज़ लाइक चलना उठना बैठना, वो आपके लिए इजी हो जाए। तो जब लोगों को एंकल में दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है, कुछ वर्कआउट्स होते हैं जो उस दर्द को ठीक कर सकता है, और वो करते हुए भी दर्द होगा। वो नहीं कि बहुत आसानी से हो जाएगा, करते हुए भी दर्द होगा। उसको करते करते आपको नॉर्मल मूवमेंट्स बहुत ईजी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ये मन। और मुझे पता है आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली फील करती हूँ, इसीलिए मैं बोलना स्टार्ट हो गई कि मेरी दादी वो फिजियोथेरेपी दे रहे थे, वो गुजर जाने के थोड़े दिन पहले, और डॉक्टर ने आके बोला कि ये करना नहीं चाहती, वो खुद ठीक होना ही नहीं चाहती, इसीलिए आप लोग खामोखा ही मतलब आप पीछे पड़े हुए हो। तो वो चीज़ है, आपके अगर मन ने आपका साथ दे दिया, आपको अगर ठीक होना है, आपको अगर करना है, शरीर से भी बड़ा है मन। मुझे करना है, एक बार मन में ठान लीजिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे देश दुनिया देखना है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, ये एक बार मन में ठान लीजिए, कोई दर्द महसूस नहीं होगा। और तो महसूस होगा भी तो आपको पता है कि ये जो आज मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जो दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझे सहन करना है ताकि मैं फिट हो जाऊँ। इनफैक्ट बॉम्बे जैसे शहर में यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग सचेत हैं रादर देन मेनी सिटीज़। बॉम्बे में बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पे लोग चल सकते फिर सकते हैं, जो छोटे शहरों में उतने पार्क्स नहीं है। और छोटे शहरों में भी है पार्क्स है, पर लोग इससे सचेत नहीं है कि सुबह सुबह लोग जाए, अवेयरनेस नहीं है लोग जाए। और फिर निकलते हैं तो लोग सोचते दूसरे लोग क्या सोचेंगे। मैं औरतें अगर स्नीकर्स पहन के, सलवार सूट पहन के सुबह जल्दी जल्दी चलने के, मतलब ब्रिस्क वॉक, ऐसा नहीं टहलने के लिए निकलना ज़रूरी नहीं है, ब्रिस्क वॉक करने को निकल, ताकि
हार्ट रेट तेज़ हो, ब्रीदिंग फास्ट हो, थोड़ा पसीना आए, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए लोग सोचते दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की है, दूसरे लोग आपके को ना खिलाते ना पिलाते, सिर्फ चर्चा करते हैं। दूसरे लोग अच्छी चर्चा करें या बुरी चर्चा करें, उससे आपको क्या लेना देना। आप अपनी ज़िंदगी बस जिए, भरपूर जिए, और फिर वही लोग जो आपकी निंदा कर रहे थे वही लोग आपके बारे में सोचेंगे, ओ माय गॉड देखो तो कितने मतलब जवान होती जा रही है और ये होते जा रहे होते हैं। मेरे मम्मी को बोलते, मेरे पापा को बोलते, मेरे पापा जैसे मैंने बोला कि आई एम द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ माई फादर हु इज़ द एल्डेस्ट ऑफ हिज फादर, तो मेरे पापा के 2 यंगर ब्रदर हैं। तो इस बार जब मैं कलकत्ता गई थी, मेरे पापा उन दोनों से ज़्यादा जवान लग रहे थे, और क्योंकि उनको मैंने वो सीख दी है। एंड देयर इज़ नो एज लिमिट टू टीच समबडी। आपको अगर लगता है कि आप अपने माँ बाप को कुछ सिखा सकते हो, बी स्ट्रिक्ट विद देम। एक टाइम पे वो स्ट्रिक्ट होके आपको सिखाए थे, आप भी स्ट्रिक्ट होके उनको सिखाओ कि नहीं, इस तरीके से ही खाना है, इसी तरीके से आपको वर्कआउट करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी को अच्छा नहीं लगता, सब लोग बोलते नहीं करेंगे, जो भी मन कर रहा है खा लेंगे, ऐसा नहीं है। खाना भी सही ढंग से खाना चाहिए। डाइटिंग मतलब नहीं खा के रह जाओ और स्लिम हो जाओगे, वो भी गलत बात है। माँ बाप हमारे देखभाल करने के चक्कर में सुबह सुबह लंबे टाइम तक खाते नहीं हैं, दोपहर को सीधा जाके खाना खाते। आप भी ध्यान दो आपके मम्मी पापा खाना खा रहे हैं कि नहीं, हाँ सही टाइम पे आप ब्रेकफास्ट कर ले, या आप भी देखो कि आपके मम्मी पापा ने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं। आप फैंसी चीज़ अगर लेकर आए, मम्मी पापा के लिए भी लेकर आओ, क्यों, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी सही खान पान करें। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बोलते बोलते मुझे लग रहा है मैं एग्रेसिव हो गई। डेविना डिकोड्स में इतना अच्छे से मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ अबाउट द एजेड पीपल। और कोई अगर आपका नहीं देख रहा है तो भाड़ में जाए। इन शॉर्ट, जिम जाओ, अच्छे से खाना खाओ, और टाइम पे खाना खाओ, बहुत ज़्यादा मत खाओ, और राशन क्वांटिटी में खाओ, क्योंकि खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना। और आप शरीर को हल्का रखोगे तो आप शरीर घूम फिर पाएगा। आप शरीर पे जो इन्वेस्ट करोगे, आपकी शरीर आपको डिविडेंड देगी। गुरमीत जी, देवीना जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। गुरमीत जी और देवीना जी की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, जिससे आपकी लाइफ में भी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। तो आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें, तनाव मुक्त जीवन जिएं। इसी उम्मीद के साथ मैं पूनम शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, मैं आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिवाली अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली।